देवी का जो नाम है वो शक्ति होता है जी। तो हमारा जिला जो है उसका सौभाग्य है कि उसका नाम ही जो है देवी की नाम पर है। अगर आप हिंदी की मात्रा देखेंगे तो उसमें देवी जो लिखा थी स्पेलिंग वो स मतलब सपेरा वाला सा जो होता है उसकी स्पेलिंग पे होता है, कलव्य शाह नहीं होता है। ये स्पेलिंग एग्जैक्ट देवी की शक्ति के नाम पर रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा जिला जो है एकमात्र जिला है पूरे भारत में जो देवी के नाम पर है। दूसरी बात, चुनौतियों की बात आती है। देखिए, जन कल्याण कभी भी एक आसान विषय नहीं था। जन कल्याण जो था, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, वो हमेशा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा है। जी। नवीन जिला गठित होने के बाद सबसे बड़ा ये था कि मोबिलाइज कहां से करें रिसोर्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से चीजें स्टार्ट करनी थी। जब जिला गठित हुआ तब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट हुए। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद जो था प्लानिंग की बात आई कि जिला को हम कैसे व्यवस्थित करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो हम पीढ़ी हैं वो एक ऐसे भारत के समय पैदा हुए हैं जब भारत विकासशील है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। किसी जमाने में भारत काफी पीछे हुआ करता था, उसका लाभ हमें मिल रहा है। क्यों? लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमको बेसिकली एक समय जब मैं छत्तीसगढ़ में आया था तो लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ में यहाँ ऐसे लोग नहीं मिलते थे स्थानीय जो बेसिकली पढ़े लिखे हैं या यहाँ नौकरी कर सकते। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी लोग आपको मिलेंगे काम करने वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा, किसी समय छत्तीसगढ़ में इरिगेशन की सुविधा नहीं होती थी। आज इस नवीन भारत में और इस नवीन काल में हम सबको एक चीज समझ में आ गया है कि आने वाले समय में पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो जो प्लानिंग 2000 से स्टार्ट हुई है और अभी भी जो चल रही है उसका फलभूत देखेंगे कि आज केंद्र सरकार में वाटर रिसोर्सेज के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बना, नमो गंगा के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बना। तीसरा, हमारा जो जिला है उसके लिए एक अलग सा फोकस रखा गया है। कारण क्या है? बिलासपुर संभाग में हमारा जिला एक केंद्र में है। एक तरफ जांजगीर है, एक तरफ रायगढ़ है, एक तरफ बिलासपुर है, एक तरफ सारंगढ़ है। हमारा जिला इतना फैला हुआ है और यहाँ अगर आप देखेंगे ये समृद्धि का जिला है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ये एकमात्र जिला है जहां 95% इरिगेशन हुआ है। दूसरा, हमसे राज्य शासन ने, इवन केंद्र सरकार ने प्लानिंग मांगी है कि आने वाले 10 साल में आप जिले को और कितना इरिगेशन के रूप में बेसिकली डेवलप करोगे। एज अ कलेक्टर मैं आपको बोलूंगा, एक कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है प्लानिंग बनाना, मॉनिटरिंग करना और प्रस्ताव भेजना। तो लगातार और निरंतर हम बेसिकली जिले की मांग के अनुरूप, जिले की मांग का अभिप्राय है जनप्रतिनिधियों के अनुरूप हम बेसिकली मांग भेज रहे हैं और मांग स्वीकृत भी हो रही है। तो चुनौतियां हैं लेकिन उन चुनौतियों का निराकरण हो रहा है। आपने इरिगेशन के संदर्भ में बात की। हसदेव बांगो परियोजना का जिक्र अभी पूर्ववर्ती सत्र में हुआ और ये बात निकल कर आएगी यहां पर जो कैनाल है उसमें पानी नहीं है। इस इलाके के बड़े हिस्से में एक फसली ही व्यवस्था चल रही है। किसान जीने लायक ही कमा पा रहे हैं, समृद्धि के लायक नहीं कमा पा रहे। इस बार रोशनी देंगे कलेक्टर साहब, कहां दिक्कत जा रही है? ये एक अच्छा प्रश्न था, मेरा मन था ये चीज पे मैं बोलूं। धन्यवाद, आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि शासन जो है वो बेसिकली जो आपका इरिगेशन कैनाल था उसमें कुछ पोर्शन जो है वो टूट गया है उसका रिपेयरिंग चल रहा है। अब होता क्या है कि हर बार जो है जब रिपेयरिंग चलता है तो बरसात और गर्मी का पीरियड आ जाता है, तो कुछ पोर्शन में लोग पानी की मांग करते हैं। हम कोशिश करके जितना रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाए उतना छोड़ करके हम पानी छोड़ दें, और हर बार यही प्रक्रिया चल रही है कि हम पानी छोड़ते भी हैं लोगों की मांग के अनुरूप, और जहां कंस्ट्रक्शन हो जाता है वो कंप्लीट कर देते। पर ये अवधि जो होता है, काल पीरियड जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये बेसिकली निरंतर लास्ट ईयर से रिपेयरिंग चालू हुआ है और आप मान के चलिए आने वाले 3 साल के अंदर ये रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद पानी पर्याप्त पहुंच जाएगा। पर एक फसली व्यवस्था अभी भी परियोजना तो इतनी पुरानी है,
तो अभी यहाँ के किसान एक फसल ही ले पाते, इसके संदर्भ में क्या है? इसमें मैं आपको एक ही चीज मुंह पे बोलूंगा फिर से कि जो परियोजना है उसमें कुछ पोर्शन जो है वो टूटे हुए हैं। दूसरा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, तो उसमें बेसिकली भू अर्जन होना है, भू अर्जन की कार्रवाई होनी है, वहां बराजेस बनने हैं और इरिगेशन बनना है, जो आने वाले सालों में ये होंगी। तो मैं थोड़ा सा प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं। टोमनो साहब बड़ा सौभाग्य बता रहे थे कि भारत का एकमात्र जिला है जो देवी मां पर है शक्ति। फिर उन्होंने हमें थोड़ा वाक्य विन्यास भी बताया, वो शक्कर वाला श नहीं, सा वाला सा, तो सा से शक्ति। पर रायपुर में बैठते हैं तो सा से एक और शब्द आता है जो शक्ति के साथ जुड़ जाता है, चर्चाओं में रहता है। सा से शक्ति, सा से सट्टा। थोड़ा रोशनी देंगे ठाकुर साहब? सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, इसलिए स्पेशली हिमांशु जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हिमांशु जी से मैं काफी समय से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और शक्ति के बारे में आपने जो पूछा वो बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। मैं जिस दिन मैं यहाँ पर ज्वाइन किया, मैं अक्टूबर 25 में 30 तारीख को जी, और मेरे आने के पहले बस चर्चा में एक ही था, शक्ति जाना तो शक्ति का सट्टा बड़ा फेमस है। और मैंने सुना भी था, मैं चूंकि मैं रायगढ़ में एडिशनल एसपी था तो मैं यहाँ के बारे में मैं भी काफी सुन रखा था। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो आगे मैंने अनुभव किया, नाम तो जरूर यहाँ पे शक्ति सट्टा का है, बट यहाँ पे उस जैसा कुछ चीज नहीं दिख रहा है। जो उस व्यवसाय में जो थे, आजकल सिर्फ वो गोल्ड के व्यवसाय में चले गए हैं, तो अब उन्होंने अपना पूरा व्यापार बदल दिया है। तो मेरे काफी प्रयास के बाद भी मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। यहाँ इतना जरूर है, जब यहाँ पे आईपीएल जब हो रहा था, आईपीएल में हमने उसमें काफी लोगों को इसमें कार्रवाई की और उनमें उन लोगों को हमने जेल भी दाखिल कराया और हम इसमें लगातार काम कर रहे हैं और बिल्कुल शक्ति को हम सट्टा मुक्त करने की ओर अग्रसर हैं, ऐसी मेरी मंशा है। तो शक्ति में तलाश कर भी आपको सट्टा के सूत्र ना मिले। लोग बोलते हैं आजकल देश से बाहर चले गए, इसलिए हो सकता है आपकी परेशानी रही हो। पर कुल मिला के आपको शक्ति कितना चुनौतीपूर्ण है कानून व्यवस्था के लिहाज से? जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, मैं शक्ति के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। शक्ति जो जिला है, एक तो पहले बिलासपुर फिर जांजगीर से विभक्त होकर नया जिला बना है। और शक्ति के बारे में इतना कहूंगा, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं काफी जागरूक हैं, यहाँ की जितनी पब्लिक है काफी जागरूक है, यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग काफी लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। और यहाँ का मेन जो बॉम्बे हावड़ा जो मेन ट्रैक है प्लस नेशनल हाईवे पे ये शहर बसता है, इसके चलते यहाँ पे कानून व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन यहाँ के मैं जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगभग इस जिले में 8 महीने का कार्यकाल हो गया है, कभी भी मुझे कानून व्यवस्था को लेकर कभी भी कोई विकट स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, इतना जरूर है, चूंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, 3 यहाँ पे पावर प्लांट है, उसके चलते कुछ वहां पे जब भी कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती तो वहां पे कुछ इशू आते हैं, वो भी जल्दी सुलझ जाते हैं। और यहाँ पे जो मेन में जो लैंड ऑर्डर को लेकर देखा मैं, उसमें कोई भी जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद उसका त्वरित निराकरण को लेके तब थोड़ी सी इशू होती है, बाकी उसको भी हम लोग टाइमली हल कर लेते हैं। बाकी जहां तक मेरी दृष्टि से अभी शक्ति की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है काफी नियंत्रणपूर्ण है। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस बीच में हमारे साथ इस सभागार में इस जिले के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के युवा मंत्री गुरु खुशवंत साहब का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार सम्मान में। तो ठाकुर साहब, सट्टा तो आपने निपटा दिया, आपने बताया कि बहुत ज्यादा दम नहीं रहा। रेत का काम कैसा है? इसमें आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। आप इसमें हम लोग मैं कलेक्टर साहब माइनिंग के टीम के साथ हम लोगों ने लगातार इसमें काम किया। मेनली यहाँ जो महानदी का जो तट है उस पर कुछ तो लाइसेंस बने और उसी को लेके इशू होता है, उसमें भी नियंत्रण और जिन्होंने कुछ उसमें कोशिश भी की, उसको हमने बिल्कुल उसमें कार्रवाई किया है और अभी ऐसा कोई उस फील्ड में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, एक बार बताओ ठाकुर साहब,
आपने बताया कि हमने कलेक्टर साहब से बात की, हमने इससे बात की। बाकी जगहों पर कोशिश रहती है कि कलेक्टर और एसपी के बीच में बड़ा समन्वय रहे। अब इसका उत्तर आप भी देते हो, इसका उत्तर टोपनो साहब भी देते हैं। सक्ती एक ऐसा अनूठा जिला है जहां कलेक्टर और एसपी के बीच में बात करनी है तो टोल देना पड़ता है। थोड़ा इसके विषय में बताइए ना टोपनो साहब। मतलब आपने बताया कि देश का पहला और इकलौता जिला है जो देवी के नाम पर है। मेरी अपनी जानकारी में देश का पहला और इकलौता जिला है जहां पे कलेक्टर ऑफिस से एसपी ऑफिस जाने पर टोल देना पड़ जाएगा। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी बात एकदम सही है। पहली बात तो ये इकलौता जिला है जहां कलेक्ट्रेट जाने के लिए टोल लगना पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस साहब, चीफ साहब जो है हाई कोर्ट के, वो प्रवास में थे। तो वो जब वो यहाँ आए थे तो बेसिकली मेरे को निर्देशित किया था कि आप एक बेसिकली चिट्ठी लिखे एनएच को कि जो कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय होता है वो बेसिकली सार्वजनिक कार्यालय होता है। वहां आने के लिए लोगों को टोल जो पटाना होता है वो ना पटाना पड़े, इसलिए टोल को शिफ्ट करें जी। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया। उन्होंने बेसिकली ये चीज जो है एनएच तक भी ऊपर पहुंचाई। अभी हाल फिलहाल में लास्ट वीक की बात है, मेरे पास एक चिट्ठी आई है एनएच से। एनएच ने बोला है कि जो टोल है उसके लिए आप प्रॉपर लोकेशन खोजें जहां बेसिकली टोल बूथ को शिफ्ट कर सके। तो ये प्रस्ताव मुझे भेजना है कि टोल कहां शिफ्ट करना है। तो आपके पास प्रस्ताव आ गया, प्रस्ताव भेजने में कितना समय लेने वाले हैं कलेक्टर साहब? नहीं, इसमें दो तीन चीजें ये है कि पेपर प्रोसीजर है कि हमको लोकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां है। लेकिन आप इतना निश्चिंत रहिए कि चीफ जस्टिस साहब की कृपा से वो टोल बूथ जो है वो हो जा रहा है। तो भाई एक बार जोरदार तालियां। सक्ती जिले को टोल से मुक्ति मिलेगी कलेक्टर एसपी के बीच में, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी जी। एसपी साहब ने कहा कि रेत के संदर्भ में अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो 2-4 महीने ही हुए हैं। घर में घुसकर तक दिक्कत आ गई थी। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा जिला इकलौता जिला है जहां रेत वाले प्रकरण में 3 एफआईआर हुए हैं जी। अन्य किसी भी जिले में रेत वाले प्रकरण में एफआईआर नहीं है और गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। तो ये जो 3 एफआईआर हैं, इसके बाद में आगे कोई एफआईआर की नौबत ना आए, इसके लिए कलेक्टर एसपी साहब क्या करने जा रहे हैं? समन्वय हम करेंगे और आपसे लेंगे कि आप जी। जागरूकता फैलाएं और हमको बताएं कहां कहां कार्रवाई करना है। नहीं तो अभी उसकी स्थिति क्या है? रेत के संदर्भ में किस नीति पर प्रशासन चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जैसे रेत है, शुरुआती दौर में जब जिला बना तो उस समय यहाँ लीगल रेत खदान नहीं थे जी। तो शासन आते साथ ही जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि रेत जो है वो रॉयल्टी और राजस्व का भी एक स्रोत होता है, तो हमें बेसिकली निर्देशित किया गया कि तत्काल जो है रेत घाट सैंक्शन किया जाए। लगभग 10 से 12 रेत घाट सैंक्शन होने हैं। उसमें अभी वर्तमान में 6 रेत घाट सैंक्शन हो चुके हैं, बाकी और 6 के एनवायरमेंटल क्लियरेंस और वो सारी चीज प्रक्रियाधीन है। एक बार ये सारी चीजें जो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस साल भी नहीं बोलूंगा, आपको बोलूंगा 3 से 4 महीने में जैसे पूर्ण हो जाएंगे, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग भी करेंगे आपके अखबार के माध्यम से कि हम जितना हो सके राजस्व की वृद्धि और सुशासन की ओर चलते हुए रेत का जो प्रकरण होता है, रेत का जो बेसिकली व्यवसाय होता है, वो बेसिकली सुचारू ढंग से करे और राजस्व की वृद्धि करे और लोगों को सुचारू रूप से रेत भी उपलब्ध कराए। अपन वर्णमाला पे ही चल रहे हैं आपके साथ बातचीत में। र से रेत, र से राखड़। कैसा है हाल राखड़ का? देखिए, राखड़ जो है, रेत बड़ी समस्या या राखड़ बड़ी समस्या? देखिए, समस्या जो होती है उसी का निदान होता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। राखड़ को लेकर मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ 3 पावर प्लांट है, तो जो राखड़ जो डिस्पोजल होता है उसमें बेसिकली जो प्रावधान है वो 2 तरह के प्रावधान है। एक, जब शासकीय भूमि में अगर कोई राखड़ डंप होता है, मतलब लो लाइंग एरियाज बेसिकली गड्ढों या ये सब में,
तो हमसे बेसिकली एनओसी लिया जाता है, ग्राम पंचायत से एनओसी लिया जाता है, फिर वो एनओसी जाता है आपका आवास पर्यावरण विभाग में। आवास पर्यावरण विभाग जो है वो उस आवेदन का बेसिकली परीक्षण करता है, फिर वहां से बेसिकली टीम भेजता है, फिर जब वो सेटल हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो वो अनुमति देता है। अब इसमें भी फिर दो प्रकार के केसेस होते हैं, एक शासकीय और एक गैर शासकीय। गैर शासकीय में एनओसी हमारे पास नहीं आती है। एनओसी जो है वो बेसिकली डायरेक्ट आपका बेसिकली सरपंच से बेसिकली आवास पर्यावरण विभाग के पास जाता है। राखड़ में कई बार मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि ऐसी शिकायतें मिलती है कि जो डंपिंग है वो सही जगह से नहीं हुई है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी का जो लेयर है वो सही से नहीं हुआ है। जब कभी भी ऐसी शिकायत होती है हम उसकी जांच कराते हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी तक हमने अधिकतम से अधिकतम जहां जहां भी शिकायतें प्राप्त हुई है वहां कार्रवाई कराई है और फाइन लगाया है। मैं तो टोपरे साहब केवल इतना जानना चाहता हूं, शक्ति की प्रबुद्ध जनता इस सभागार में मौजूद है, क्या राखड़ आपके प्रशासन के लिए एक चुनौती है और क्या इसके संदर्भ में सख्त कार्रवाई की अपेक्षा यहां की जनता आपसे कर सकती है, या आप तो कार्रवाई करना चाहते हैं पर लोगों के फोन आ जाते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको मुंह पे बोलूंगा, शिकायत जब कभी भी होती है, आज जो है हमें धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम एक ऐसे वातावरण में है जहां पत्रकारिता या मीडिया जिसे कर, जैसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो किसी भी चीज को, अगर कोई मुद्दा होता है जो जनहित से संबंधित होता है, उसको छूटने या दबने नहीं देती है जी। मतलब हम सबको इस बात पे ताली बजाना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है वहां मीडिया जो है बहुत ही सुचारू रूप से रहती है, और जहां कहीं भी उनको कोई इशू दिखता है उस पर वो तत्काल जो है कार्रवाई कराते हैं जी। तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि जब कभी भी कहीं शिकायत होती है और जब कहीं भी वो आपके या किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से हाईलाइट होता है, उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। चुनौती है, पर ऐसा नहीं कि निराकरण नहीं होता है, निराकरण होता है। नहीं, अगर निराकरण हो रहा है और ठोस कार्रवाई हो रही है तो भी फिर राखड़ के ढेर क्यों लग रहे हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार जब शिकायतें लगती हैं तो शिकायतों का जांच होता है। जांच में बेसिकली कई शिकायतें सही पाई जाती है, कई शिकायतें गलत पाई जाती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हर शिकायत जो है वो सही है, हर शिकायत जो गलत है। जहां जहां शिकायतों में तथ्य पाया जाता है और वायलेशन, क्योंकि इसके नॉर्म्स होते हैं एनवायरमेंट के नॉर्म्स, जहां जहां वायलेशन पाए जाते हैं वहां बेसिकली फाइन लगाया जाता है, और फाइन जो है वो बेसिकली पावर प्लांट पे लगाया जाता है जी। तो उस तरह से बेसिकली उसे नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कोई आवेदन किया और तत्काल स्वीकृति हो गई। इसका एक लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है जिसमें वेरिफिकेशन जब होता है तभी वो स्वीकृति हो पाती है। तो कुल मिला के काफी लंबा प्रोसीजर के संदर्भ में कलेक्टर साहब बता रहे हैं, पर मैं थोड़ी दूसरी समस्या की ओर आपके पास आना चाहता हूं। नया जिला है, पुलिस बल की क्या स्थिति है ठाकुर साहब? जब ये जिला अस्तित्व में है तो यहाँ पे जांजगीर जिला का पार्ट था, और यहाँ पे जब भी पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में आपको पता ही है जो भी बड़ा भाई रहता है अपने पास अच्छा चीज लग रहता है, छोटे भाई को थोड़ा कम चीज। इस जिले के साथ भी वही हुआ, लेकिन अब वो जाके स्थिति लगभग अच्छी हो गई है। अभी नई भर्ती में हमको 100 जवान मिले जो कि अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, और जहां तक बल वाला इशू है बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हमारे पास अभी नए सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पे जो नई भर्ती में से जो ट्रेनिंग करके आए वो भी आ गए हैं। एक हमको सूबेदार भी मिला है, अभी एक नई डीएसपी की भी पोस्टिंग हुई है। तो बल के माध्यम हम लोग एकदम बिल्कुल कंप्लीट है हमारे पास। और जहां तक संसाधन की बात है, संसाधन में भी हमें अभी डायल 112 में 8 व्हीकल नई वाली मिली, इमरजेंसी व्हीकल। इसके अलावा एक एफएसएल की भी गाड़ी मिली, और इवन गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए भी गाड़ी मिली, और साथ ही मुझे भी इनोवा क्रिस्टा भी अभी अलॉट हुई है। तो जहां तक संसाधन की बात है, हम बिल्कुल हमारा जिला संसाधन से भी परिपूर्ण है। और अभी हमारे जिले में नए थाना बिल्डिंग लगभग बन के कंप्लीट हो गया है, जिसको हमने हैंडओवर भी ले लिया है। एक चौकी भी नया बन गया, उसका भी हैंडओवर ले लिया है, जिसका हम लोग जल्द ही उद्घाटन कर लेंगे। वो अपने कार्यालय का कार्यालय कंपोजिट बिल्डिंग बन रहा है, कंपोजिट के साथ है। नहीं, आपने बताया थाने का उद्घाटन हम जल्द कर लेंगे। अपने कार्यालय का उद्घाटन के संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? चूंकि कार्यालय कंपोजिट बिल्डिंग बन रहा है कलेक्टर साहब के साथ में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि साल भर में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक बात आपसे जानना चाहते हैं, रायपुर में बैठ के हमें 2 विषयों पे चर्चा मिलती थी, शक्ति में सट्टा और शक्ति में रेत। दोनों पे आपने बोल दिया कि अब हालात ठीक हैं, तो फिर हालात चुनौतीपूर्ण किस मामले में है? नशे में है, शराब की ओवर रेटिंग में है, या चाकूबाजी में है? कुल मिला के कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से शक्ति जिले में
पुलिस बल किस चुनौती का सामना कर रहा है? मैं यहाँ पे एक चीज पेश किया, जहां तक आप नशे की बात कर रहे हैं, निश्चित है यहाँ पे नशे का, लेकिन सूखा नशे का नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चूंकि ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पे कुछ अपने शेड्यूल कास्ट के भी काफी बहुतायत में है, और हमने जितने भी इसमें एक्साइज में जितनी भी कार्रवाई की है लोकल स्तर पे, उसमें जो भी इसमें लिप्त हैं दोनों सोसाइटी से हैं, और उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई किए हैं, और हम लोगों ने जन जागरण अभियान भी चलाया हुआ है ताकि आप इस सामाजिक बुराई से थोड़ा दूरी बनाए रखें। और इसमें भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं ताकि कोई आपसी कोई झगड़ा विवाद ना हो। अब मुझे 8 महीने के कार्यकाल में आपको बताने में मुझे कोई भी वो नहीं है कि इस जिले में अभी तक शराब को लेके या शराबबंदी को लेके या किसी नशे को लेकर ऐसा कोई बड़ी कोई वारदात नहीं हुई है। नहीं तो फिर जाके चुनौती क्या है? मतलब बिल्कुल ही आराम का जिला है क्या? नहीं, चुनौती तो है, मैंने आपको पहले ही कहा चुनौती है। यहाँ पे चूंकि नया जिला है और यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं, और हाईवे है प्लस बॉम्बे हावड़ा मेन रेलवे ट्रैक पे है, इसके अलावा 3 यहाँ पे पावर प्लांट है। यहाँ पे काफी माइग्रेंट लेबर भी आके रहते हैं। कल हमने उनका भी चेकिंग अभियान चला रखा है कि कोई यहाँ पे अवैध प्रवासी तो आके नहीं रह रहे हैं। उसमें भी अभी तक हमको ऐसा एक भी कोई एग्जाम्पल सामने नहीं आया कि यहाँ पे कोई अवैध रूप से यहाँ पे आके रह रहा है। तब भी हम यहाँ पे काफी अलर्ट में पहले ही कहा आपको कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि काफी एक्टिव है, यहाँ का मीडिया काफी एक्टिव है, यहाँ की पब्लिक काफी एक्टिव है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी कंप्लेंट आते हैं ऑफिस में, फर्स्ट दिन आएंगे कंप्लेंट लेके कि सर मेरे साथ ये हुआ है, उसके नेक्स्ट वीक आएंगे सर मैंने कंप्लेंट दिया था इसमें क्या हुआ है, और फिर अगली बार आएंगे सर आपने मेरा काम को नहीं किया, मैं जा रहा हूं आईजी के पास। इतने जागरूक है यहाँ के, इसके चलते हमको काफी अलर्ट रहना पड़ता है और उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करना ही पड़ता है। आईजी की धमकी कोई भी दे जाता है आपको? नहीं, मतलब धमकी तो नहीं है, मतलब लोगों का मतलब जागरूकता का परिचय है, जागरूकता का परिचय है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर आना चाहता हूं कलेक्टर साहब। किसी भी जिले का मूल्यांकन 3 स्तर पे किया जाता है। पहला सुरक्षा, जिसपे हमने एसपी साहब से बात की, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। नया जिला है, इस पैरामीटर पे ये जिला कहां खड़ा है, थोड़ा इस पर बता पाएंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे मैं आपको आंकड़ों पे ही बात करूंगा, ठीक है? मर्जी है आपकी, कलेक्टर आप हो। ये आपका बड़प्पा है हिमांशु जी। देखिए, हमारे जिले का ना एक भौगोलिक रूप बहुत अलग है। भौगोलिक रूप कैसे अलग है? अगर अगल बगल के आप जिले देखेंगे ना, तो हमारा जिला सारे बड़े बड़े जिलों से जुड़ा हुआ है। अगर आप शक्ति की तरफ आएंगे तो आप नोटिस करिएगा कि जांजगीर चांपा जो है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे जिले की अपेक्षा ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, मेडिकल हॉस्पिटल्स और सेंटर्स बने हुए हैं। दूसरा, रायगढ़, अगर हम डबरा तरफ चले जाए तो हम ये पाते हैं कि खरसिया और रायगढ़ वो ज्यादा पास पड़ता है। तीसरा, अगर हम इधर मेन शक्ति की तरफ आ जाए तो हम पाते हैं कि कोरबा ये हमारे तरफ ज्यादा डेवलप्ड है। ये मैं आपको क्यों आंकड़े बता रहा हूं, इसमें एक छोटा सा घटनाक्रम बताना चाहूंगा। एक बार जब अमिताभ जैन साहब मुख्य सचिव थे तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक ली, तो उन्होंने एक बार पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ जिले में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, जो बेसिकली हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी है, वो इतना कम क्यों है? तो मैं बोला कि सर हमारे यहाँ कम इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं आसपास के जो जिले हैं वहां चले जाते। तो उन्होंने बोला यार ऐसा कैसे है? तो मैं बोला सर हमारे जिले का जो टारगेट है वो 100% से कम है, लेकिन हमारे अगल बगल के जिलों का टारगेट है वो 100% से ऊपर है। वो हमारा ही टारगेट है जो ना अगल बगल के जिलों में जाके उनके टारगेट्स बढ़ा दे रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि नवीन जिला गठित होने के बाद जो सबसे बड़ा अभिभूत होगा हमारे लिए वो है जिला अस्पताल। जब जिला अस्पताल हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि जो जिले के जो निकटतम क्षेत्र से जो लोग छूट जा रहे हैं उनके लिए वो जिला अस्पताल संजीवनी का काम करेगा। दूसरा, अपग्रेडेड फैसिलिटीज होंगी। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स आए हैं आज के डेट पे, उसमें डायलिसिस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एनेबल करें, तो एडवांस फैसिलिटीज वो अवेलेबल होगा। चौथा, मेरा हमेशा मानना होता है कि हम हमारे जिले को जिले के रूप में नहीं, एक यूनिट के रूप में देखें, जो एक बड़े पिक्चर मानचित्र में जो राज्य के हिसाब से उपलब्ध है। मेरा ये मानना है कि किसी भी जिले में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आधा घंटा से ज्यादा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल इमरजेंसीज है
वो हमेशा 15 मिनट से लेके आधा घंटा 1 घंटा में रेस्पॉन्स टाइम चाहते। अगर वो रेस्पॉन्स टाइम हम तत्काल देते हैं